दिन की सबसे बड़ी सियासी खबर जिस पर लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज बना हुआ है वो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार की कमजोरी नंबर के लिहाज से खुलकर सामने आ गई, इसके बाद अब माना जा रहा है कि उद्धव की कुर्सी जाएगी क्या, ये वो बड़ा सवाल है जो इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी मौजूद हैं। रौनक कुकड़े जो इस वक्त निकले हुए हैं वर्षा बंगले के लिए, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आवास है, यहीं पर शिवसेना ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। वहीं आप देख सकते हैं ओवरऑल पिक्चर बताने के लिए महाराष्ट्र की सियासत की जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे हमको किस तरीके से बीजेपी अपनी किलेबंदी को मजबूत करती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ। और वहीं आप देख सकते हैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव जो इस वक्त दिल्ली से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर के बाहर से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले जो बड़ी तस्वीर उभर रही है वो यही कि इस वक्त 29 विधायक बताए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे उद्धव सरकार में मंत्री उनके साथ जो सूरत पहुंच चुके हैं। सूरत मतलब बीजेपी शासित राज्य गुजरात, मतलब महाराष्ट्र से ये लोग गुजरात में डेरा डाले हुए हैं और यहां उद्धव सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई, ये दावा बीजेपी नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। जितेंद्र दीक्षित, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो हलचल है वो क्या इशारा कर रही है? क्या महाविकास आघाड़ी सरकार गिर सकती है महाराष्ट्र में? जी रोमाना, इशारा बिल्कुल साफ है कि उद्धव ठाकरे की सरकार डेंजर जोन में आ गई है। और वो इसलिए क्योंकि जैसा कि हम 29 विधायकों की संख्या हम चला रहे हैं, ये 29 विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ बगावत पर उतर आते हैं तो ऐसे में जाहिर तौर पर ठाकरे सरकार गिर जाएगी। आज के दिन ठाकरे सरकार के लिए 2 बुरी खबरें आई हैं। एक तो कि एकनाथ शिंदे जो है उनके संपर्क के बाहर हो गए हैं, सूरत में बाकी विधायकों के साथ बताए जा रहे हैं। और दूसरी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ अनिल परब इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में पहुंचे हैं, जहां पर उनसे पूछताछ हो रही है और अभी यह साफ नहीं है कि आज उन्हें छोड़ दिया जाएगा या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा भी मौजूद हैं जो इस पर और जानकारी देंगे। सूरज, अनिल परब के ऊपर क्या मामला है जिसके लिए आज उनकी पूछताछ हो रही है? देखिए जितेंद्र, दापोली का एक रिसोर्ट था जिसको लेकर कई सारे आरोप लगे कि वहां उस रिसोर्ट को लेकर करोड़ों का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। उसी आरोप में आज अनिल परब से पूछताछ ईडी करेगी। अनिल परब को 2 बार ईडी ने समन्स किया है, 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो आए नहीं थे। आज आए हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जो सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उनका ये मानना है कि मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और वो आरोपी इन्हें मानती है। इसी वजह से इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई थी दापोली कोर्ट में। तो इनके लिए आज की राह बहुत ही मुश्किल भरी हो सकती है। बिल्कुल, तो अनिल परब भी इस वक्त ईडी के शिकंजे में हैं और अभी ये देखना होगा कि क्या उनकी गिरफ्तारी होती है। जाहिर तौर पर हर तरफ से मुसीबत से घिरी हुई है ठाकरे सरकार। रोमाना, और ऐसे में रौनक कुकड़े का रुख करते हैं, जानते हैं रौनक कुकड़े से जो विधायकों की बैठक शिवसेना की बुलाई गई है सीएम आवास पर, वहां पर शिवसेना का अपना गणित क्या कहता है? कितने विधायकों के पहुंचने की उम्मीद शिवसेना की तरफ से की जा रही है जो सरकार को बचा ले जाएगी? रौनक कुकड़े जी देखिए, इस वक्त तो शिवसेना के जो बड़े नेता है वो इस पर खुलकर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए विधायकों की बैठक का आयोजन जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर किया गया और इसी बैठक के बाद तस्वीर जो है वो लगभग साफ हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ और खासतौर से सीएम उद्धव ठाकरे के साथ अब शिवसेना के कितने विधायक जो है उनके साथ यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच रोमाना, मैं आपको सबसे बड़ी एक जानकारी और एक अपडेट दे देता, वो ये है कि जो नारायण राणे है केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री है, बीजेपी के बड़े नेता है, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, मराठी में ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है कि शाबाश एकनाथ शिंदे, आपने सही समय पर सही फैसला लिया है। तो एक बड़ा बयान जो है वो नारायण राणे की तरफ से सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि नारायण राणे भी शिवसेना के किसी वक्त बड़े नेता हुआ करते थे, वे राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने भी इसी तरह से बगावत की थी और उस वक्त जब उन्होंने बगावत की थी तो लगभग 6 से 7 विधायक जो है उनके साथ उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और आज जब एकनाथ शिंदे इस तरह का कदम उठाते हुए दिख रहे हैं जिस और लगातार इशारा किया जा रहा है
है कि एकनाथ शिंदे बगावत पर उतर आए, तो नारायण राणे की तरफ से जो ट्वीट आता है उनको जो है शाबाशी दी जा रही है, उनका इस कदम का स्वागत किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो कदम उन्होंने लिया है। जाके गुजरात में जाके बैठ जाते हैं एक होटल में, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है। तो उनको ही पूछना पड़ेगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ उनको पूछने के लिए, भाई क्या बात है, तो आपको पता चले तो मुझे बता देना। संजोग से पिछली बार अजीत पवार के साथ जब हुआ था तब यहीं पर रह गए थे, इसलिए होटलों में चूंकि शिवसेना की यूनियन थी तो वो मामला जो है कि फेल हो गया, तो फ्लॉप हो गया, तो इस बार गुजरात चुना गया। नहीं, मुझे समझो कि ये ऑपरेशन कोई हमारा ऑपरेशन नहीं है, जिनका है उनको ये सारे प्रश्न आपने पूछने पड़ेगे। मैंने कहा कि सारा अभी इमेच्योर्ड प्री मैच्योर्ड है, कैसे कैसे ये विषय आगे जाता है उस पर तय होगा। गुजरात हम कोई भजन मंडली नहीं चला रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और 5 साल सत्ता में रहे, विश्वासघात से सत्ता गई है, तो भजन मंडली चलाते नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते। सत्ता में जाना एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होता है, तो आगे जाकर उसमें से क्या इवॉल्व होता है देखते रहेंगे। आपको लगता है कि 25-30 विधायक बागी हो गए शिवसेना में, नंबर गेम का पूरा महाराष्ट्र में, क्या लगता है ये बीजेपी को फायदा होगा मोशन के फ्लोर टेस्टिंग में? मैं फिर से एक बार कहूँगा कि फिगर भी आपसे ही मुझे पता चल रही है, तो ये अभी कहना कि इसमें से कुछ होगा ये थोड़ा प्री मैच्योर। आप ये कहना चाहते हैं कि गुजरात के पीछे नहीं है, गुजरात के बड़े नेता मौजूद है होटल में, उन्होंने उसका पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि गुजरात आपकी भी कर सकते हैं, कोई चिंता मत करो, क्योंकि ये अपनी संस्कृति है ना कि कोई कहता है कि भाई मेरे दोस्तों के साथ आ रहा हूँ तो मेरी व्यवस्था करो, तो हम बहुत आनंद से करते हैं। बम्बई में कोई आएगा तो हम करेंगे ना। तो चंद्रकांत पाटिल को आप सुन रहे थे, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं साहब राजनीतिक दल है, कोई भजन मंडली तो चला नहीं रहे। हाँ, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुजरात के सूरत में इस वक्त अपने समर्थक विधायकों के साथ हैं, उसको लेकर चंद्रकांत पाटिल की तरफ से संयुक्त कहा जा रहा है। शिवसेना कह रही है बीजेपी का प्रयोग है। कुल मिलाकर मृत्युंजय सिंह, खेल जो है वो शय और मात तक पहुंच चुका है। निश्चित तौर पर खेल शय और मात तक पहुंच चुका है और इसके लिए बीजेपी ने लंबे समय की प्लानिंग की थी। जो सूत्र हमें बताते हैं कि पहला जो क्वार्टर फाइनल था वो राज्यसभा चुनाव था, दूसरा सेमीफाइनल एमएलसी चुनाव था विधान परिषद का, और ये दोनों ही क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तो बीजेपी ने जीत लिया और अब फाइनल यानी तख्ता पलट की तैयारी बीजेपी की है। क्या फाइनल में कामयाब होंगे ये बड़ा सवाल है, लेकिन बीजेपी के सूत्रों की माने तो बीजेपी ने लंबे समय से इसकी तैयारी कर रखी थी। पहला झटका राज्यसभा चुनाव में दिया जब बीजेपी की 3 उम्मीदवार चुनकर आ गए, जीत गए, और पहला झटका एमवीए को लगा। कल के चुनाव में एमएलसी चुनाव में खुलकर बगावत सामने आई और शिवसेना और कांग्रेस के विधायकों ने खुलकर बगावत की और वोटिंग की है, क्रॉस वोटिंग की है। और अब जब खुलेआम एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री यहाँ से गुजरात जाते हैं और गुजरात में कई विधायक उनके साथ में हैं, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, 12 से लेकर 29 तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो ऐसे पर कहीं न कहीं खतरे की घंटी ठाकरे सरकार के लिए है। यानी कि फाइनल में जो लड़ाई होने जा रही है वो बड़े दिलचस्प लड़ाई होगी। और अभी जब वर्षा बंगलों पर शिवसेना अब बैठक करने जा रही है, यही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार उद्धव ठाकरे के साथ कितने विधायक हैं। आपको बता दें कि 56 विधायक चुनकर आए थे, जिसमें से एक विधायक का हाल ही में निधन हो गया, जो कि अंधेरी ईस्ट से विधायक थे रमेश लटके, उनका निधन हो गया। कुल आंकड़ा 55 का है। अगर 55 में से 29 विधायक नहीं है तो समझिए कि ठाकरे सरकार पर खतरे की घंटी लटक रही है, खतरे की तलवार लटक रही है और ये तख्ता पलट की पूरी संभावना है। और कहीं न कहीं कई संकेत मिल रहे हैं। आपको पता होगा कि आज योगा डे है, इस पर पीयूष गोयल एक सुबह कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे और वो 6 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने से रात को ही मना कर दिया। तो इस प्रकार के संकेत मिलने रात को शुरू हो गए थे और कहीं न कहीं वो तस्वीरें अब दिख रही हैं। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी है मृत्युंजय सिंह कि साहब समझना होगा क्वार्टर फाइनल राज्यसभा चुनाव, सेमीफाइनल जो है वो विधान परिषद चुनाव, और अब फाइनल जो है वो सीधे सीधे तख्ता पलट। और ऐसे में इस सियासी बिसात पर किस तरीके से मोहरे अब बीजेपी के आगे सामने निकल कर आ रही हैं। इसी में एक बीजेपी के बड़े नेता नारायण राणे शिवसैनिक थे, पहले शिवसेना के कद्दावर नेता रहे, बागी होकर बाहर निकले, आजकल बीजेपी में हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का ट्वीट,
एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए कह रहे हैं एकनाथ शिंदे ने सही वक्त पर फैसला ले लिया। मराठी में ये ट्वीट जो नारायण राणे की तरफ से किया गया है, जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े कर रहे थे। शाबाश एकनाथ जी, आपने सही समय पर सही फैसला लिया। ये नारायण राणे हौसला बढ़ाते हुए एकनाथ शिंदे का, लेकिन इन्हीं एकनाथ शिंदे को लेकर शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हमारे साथी हैं, हमारे नेता हैं, कोई बयान अभी देंगे नहीं, पुराने शिवसैनिक हैं, साथ में लौट आएंगे। बीजेपी का प्रयोग है, कामयाब होगा नहीं। सीधे रुख करते हैं रौनक कुकड़े का। रौनक, रोमाना, आपका आवाज क्या आप सवाल फिर दोहरा सकती है? नारायण राणे का ट्वीट जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, कुल मिलाकर घेराबंदी यहां पर उद्धव सरकार की तेज करती हुई बीजेपी। जी, निश्चित तौर पर बीजेपी जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, हमने देखा कि कुछ देर पहले नारायण राणे का भी ट्वीट सामने निकल कर आया और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने भी बेहद ही सधा हुआ बयान दिया है। मुख्य तौर पर उन्होंने साफ तौर पर ये इशारा किया है कि बीजेपी कोई भजन मंडली नहीं चला रही है और अगर सरकार बनाने का मौका किसी राजनीतिक दल को मिलता है तो वो निश्चित तौर पर सरकार बनाने के लिए तैयार होगी। तो काफी सदा हुआ बयान जो है वो यहाँ पर चंद्रकांत पाटिल का भी सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन इस बीच रोमाना में सबसे बड़ी रौनक कुकड़े इस सदे में बयान के बीच चीज भी तो बीजेपी के सामने निकल कर आई है ना, जिसमें चंद्रकांत पाटिल की तरफ से कहा गया कि साहब धोखे से सरकार बना ली थी। वो दर्द, वो टीस बीजेपी अभी तक भूली नहीं है। जी, निश्चित तौर पर बीजेपी रह रहकर लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना था, शुरुआत से ही बीजेपी इस रुख को लेकर कायम रही है कि जो जनता थी, महाराष्ट्र की जनता, उन्होंने बीजेपी और खासतौर से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मतदान किया था। लेकिन जिस तरह से तीनों दलों ने साथ आकर सरकार बनाई है तो सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन रोमाना, सबसे बड़ी खबर में जो सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, वो ये है कि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए और ये बताया जा रहा है वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं दिल्ली में। जी, ये बड़ी खबर इस वक्त जो दे रहे हैं रौनक कुकड़े बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहां वो मुलाकात कर सकते हैं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से। और इस सब के बीच प्रफुल्ल श्रीवास्तव का रुख करेंगे, क्योंकि इस वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए अगर कोई संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही हो सकते हैं। शरद पवार का क्या कदम होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस सब के बीच एक्शन में बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी के संपर्क में बीजेपी के बड़े नेता। अभी जो जानकारी रौनक कुकड़े ने दी है उसके मुताबिक भी आज शाम तक दिल्ली आ सकते हैं देवेंद्र फडणवीस और यहां से केंद्रीय जो नेतृत्व है पार्टी का वो लगातार देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में। नीरज, क्या अपडेट मिल रहा है? जी रोमाना, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं वो लगातार महंत इकाई के संपर्क में हैं। देवेंद्र फडणवीस से पूरे मसले पर फोन पे बात की जा चुकी है, जानकारी ली गई है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। भाजपा सभी एस्पेक्ट्स को देख लेना चाहती है, सारी मामलों को समझ लेना चाहती है, उसके बाद ही कोई फैसला लेगी। फिलहाल ये सूचना मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस देर शाम तक आज दिल्ली आ सकते हैं। वो बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, मुलाकात कर पूरी सिचुएशन को बाकायदा सिलसिलेवार वो बताएंगे, समझाएंगे कि क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला लेगी। और इसके पीछे वजह यही हो सकती है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में पहली बार बीजेपी की तरफ से जल्दबाजी कर दी गई थी, अजीत पवार के भरोसे पर दोबारा से अपने हाथ नहीं जलाना चाहेगी बीजेपी। नीरज पांडे, मैं सही कह रही हूं ना? आप जवाब दीजिएगा। लेकिन इस सब के बीच जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये तस्वीरें पुणे की है जहां पर बीजेपी की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। यहां पर पार्टी के झंडे लहराते हुए कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। अब ये जश्न जो है विधान परिषद चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी को, सरकार को मात दी है, उसको लेकर मनाया जा रहा है, या फिर आने वाले दिनों में जो बीजेपी अब उम्मीद कर रही है कि साहब सरकार तो हमारी ही आने वाली है, महाविकास आघाड़ी सरकार जाने वाली है, उद्धव की कुर्सी छिनने वाली है, देवेंद्र फडणवीस की उस पर ताजपोशी होने वाली है, उसे लेकर ये खुशी मनाई जा रही है। ये जानना फिलहाल दिलचस्प होगा। लेकिन सीधे नीरज पांडे का रुख करते हैं। नीरज, दोबारा से हाथ नहीं जलाना चाहेगी बीजेपी, इसी वजह से पूरी पुख्ता तैयारी के साथ ही कोई बड़ा कदम। नीरज पांडे।
रोमान, कई मसलों पर ऐसा देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के भरोसे कुछ कदम बढ़ाए गए और उसके बाद वो चीजें फलित नहीं हो पाई। चाहे महाराष्ट्र में पहली बार सरकार बनाने का मामला रहा हो, चाहे राजस्थान में सचिन पायलट का इशू रहा हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस किरकिरी से बचना चाहती है कि कल के वो आगे भी बढ़े और उसके बाद वो सफलता भी ना मिले। तो ऐसे में भाजपा थोड़ा सा रुक के बहुत पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहती। यही एक रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कोई फिलहाल ऑफिशियल फैसला नहीं ले रही। वो आज देवेंद्र फडणवीस के साथ बात करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के साथ बात करने के बाद ये पता चलेगा कि हमारे पास नंबर्स क्या हैं, सामने की जो पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है। इन सब का आकलन करने के बाद एक प्रिंसिव निर्णय लिया जाएगा, जिसमें कि चूंकि किसी राज्य में मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ना नीरज पांडे कि आगे बीजेपी की महाराष्ट्र में रणनीति क्या होगी, इसको लेकर पूरी रणनीति जो है वो दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस जब पहुंचेंगे और जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे उसमें तय होगी। जी बिल्कुल रोमाना, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य में सरकार बनाना हर पार्टी का सपना होता है। भारतीय जनता पार्टी भी सार्वजनिक जीवन में है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, 24 स्टेट पॉलिटिक्स में ही जीती है। तो अगर किसी राज्य में सरकार बनाने की संभावनाएं अगर बन रही होंगी तो बीजेपी भी उससे पीछे नहीं हटने वाली है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लेकिन तब तक कोई निर्णय नहीं लेगी जब तक कि उसके पास नंबर्स ना हो। यानी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पांडे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो सियासी संकट उद्धव सरकार पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, उसी संकट को लेकर इस वक्त बीजेपी किस तरीके से एक्शन में है आपने जाना डिटेल में। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।